स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंगल डिजीज़ ना। अब इस टॉपिक में हमने पढ़ना है एस्परजिलोसिस, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस होगा, एस्परजिलोमा है, इसके अलावा इन्वर्सिव है। तो हम पर सबसे पहले जैसे हमेशा की तरह हम देखते हैं कि हमें क्लिनिकल सिनेरियो देखते हैं ताकि उससे हमें थोड़ा आइडिया हो कि पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करते हैं और क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड की जाती है। उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जी हमारे पास एक एज़मेटिक पेशेंट है या सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में वो आपको इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है कि एज़मेटिक एक पेशेंट है और वो कफिंग बाउट्स के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रहा है और उसकी जो है ना प्रोडक्टिव है उसकी कफ और थिक टिनेशियस पूछो मैं उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है। और जब आप उसकी लैब्स वगैरह करवाते हो ना तो एसिनोफीलिया मिलता है आपको। HRCT करवाते हैं आप, उस पर सेंट्रल ब्रोंकिएक्टेसिस मिलती है, मतलब कि जो डायलेटेड हैं उसके सारे चैनल्स। और फिर जब आप उसका म्यूकस देखते हो ना तो वो काफ़ी थिक है। आप उसमें देखते हो IgE लेवल देखते हो आप उसमें, वो 1000 ml पर इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है। उसका स्किन प्रिक टेस्ट जो है ना वो एस्परजिलस के लिए वो पॉजिटिव आ गया। तो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? तो जाहिर है उन्होंने ये जो 3 चीज़ें लिखी है ना एंड वाली, IgE लेवल, ठीक है, सिनोफीलिया और 1000 ml पर इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा होना और स्किन प्रिक टेस्ट जो पॉजिटिव है, ये मतलब बता रहा है क्या है, ये ABP है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं हमने इसमें क्वेश्चन में क्या क्या देखा कि जो पेशेंट है ना वो या तो एज़मा के साथ आएगा या सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ आएगा। हो सकता है उसको हेमोप्टिसिस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो और उसको एसिनोफीलिया होगा। उसके HRCT पे ना आपको कोई कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगी और IgE लेवल जो है ना वो उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ABPA जो है ना, अब ये क्या है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। इसमें हमारे पास ये फंगल एक इन्फेक्शन है, फंगल स्पॉट से होता है और उसका नाम क्या है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है, कफिंग होगी, उसको वीजिंग होगी या हिमोप्टिसिस भी हो सकती है। ठीक है, ये हमने अभी साइन एंड सिम्टम्स इसके देख लिए जिस तरह से पेशेंट हमारे पास आया था। या उसका स्पूचम काफ़ी थिक होगा। ठीक है, और यह ऐसे भी हो सकता है कि कोई एज़मेटिक पेशेंट है उसकी वर्सनिंग के साथ बता देंगे कि पेशेंट वर्सनिंग ऑफ एज़मा के साथ आया है, या एज़मा ज़्यादा चांस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के ज़्यादा 5 to 10% है। डायग्नोसिस जब आप करते हैं, इन्वेस्टिगेशन आप वही CT स्कैन करवाते हैं, यही इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। CT स्कैन पे आपको थोड़ी ब्रोंकिएक्टेसिस मिल जाएगी और जो आपके पास स्किन प्रिक टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा, IgE लेवल इसके रेज्ड होंगे, एसिनोफीलिया मिल जाएगा। जो हमारे पास एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की होती है ना हाइफी, ये हमें ना इस तरह से मिलती है कि ये 45 डिग्री पे ब्रांच कर रही होती है। ठीक है, इसके कंपैरिजन पे ना एक और होती है वो 90 डिग्री पे ब्रांच करी होती है हाइफी, वो होती है म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये MCQ में आ जाती होती है। म्यूकोरमाइकोसिस डिफरेंट चीज़ है, उसका अलग जो है वो होता है सारा। और ये जो हमारे पास 45 डिग्री पे ब्रांच करी होती है ये हमारे पास एस्परजिलस होती है। और जो ABP है ना, ये कौन कर रहा है, ये हमारे पास कर रही है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं इट्राकोनाजोल। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी छोटी सी एक समरी है, 400 mg पर डे देनी होती है। और इसमें अगर एक्यूट होना है, एक्यूट कोई भी चीज़ है, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो उसके लिए हम स्टेरॉइड से देते हैं। तो सिंपल इसकी समरी क्या है कि जी एक पेशेंट है वो एज़मा के साथ है या वो COPD के साथ आ रहा है, सॉरी सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या प्रेजेंट किया है कि हिमोप्टिसिस है उसको या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था उसको। ठीक है, उसके साथ जब आपने उसका देखा CT स्कैन तो आपको सेंट्रल ब्रोंकिएक्टेसिस मिल गई। इसके अलावा जो है वो इसमें एसिनोफीलिया है। ठीक है, और इसके साथ क्या है, इसमें IgE लेवल जो है वो उसके 1000 से ज़्यादा है। अब ये सारा जो आपका क्राइटेरिया जब ये मेट होगा ना तो आप कहेंगे कि ABP है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सारा क्राइटेरिया ओवरऑल मेट ना हो रहा हो, सॉरी, बल्कि कुछ चीज़ें जो है ना वो इसमें आ रही हों, तो फिर हम उसे कहते हैं कि जी ये स्वियर एज़मा विथ फंगल सेंसिटाइजेशन है। मतलब वो ये तो कहते हैं कि इसके अंदर IgE पॉजिटिव है लेकिन 1000 जितनी नहीं है, 1000 से ज़्यादा नहीं, उससे कम है, या बाकी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत मिट करी हैं थोड़ी बहुत नहीं करी, तो हम इसे कह देते हैं कि SAFS है, सेंसिटाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो या तो हमारे पास एज़मा में मतलब ये दो चीज़ें हो सकती है, या एज़मा के साथ प्रेजेंट कर रहा है, सारा क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, हम कहेंगे ABP है। ठीक है, और ट्रीट करने के लिए हमने सॉरी इट्राकोनाजोल दे दी, या जो है हमारे पास ये स्वियर एज़मा विथ फंगल सेंसिटाइजेशन है।
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, वो कहते हैं एस्परजिलोमा। एस्परजिलोमा क्या होती है? फंगल बॉल होती है। फंगल बॉल ना जब आप HRCT करवाते हैं ना, अब जैसे हमारे पास ना, मैं HRCT पे जैसे ये आपके पास सारा है एक साइड है ना, तो इस पे आपको सारी एक प्रॉपर, आपको नॉर्मल अगर पता है ना तो आप अब नॉर्मल को डिफ्रेंशिएट तो भी कर सकते हो जब आपको नॉर्मल पता है। तो आपको ना इस तरह से मिलता है। एक होता है हेलो साइन। हेलो साइन तो ये होता है ना कि जैसे मैंने मार्क किया ना, ये अंदर से सारा वाइट होगा, तो इसको मैं बोलूँगी ये हेलो साइन है, ठीक है। या हमने ENT में CSF राइनोरिया में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी होता है, पल्मोनोलॉजी में भी इसको हम मेडिसिन में दोबारा पढ़ें कि हेलो साइन। इस तरह के CT स्कैन आप पूरा एक देखोगे, उसके अंदर आपको एक ऐसा एरिया मिलेगा जो नॉर्मली वाइटिश नहीं होता, तो आपको वहाँ पे वाइटिश एरिया मिलेगा, वो हेलो साइन। और एक और चीज़ होती है, वो हमारे पास होता है, उसको हम कहते हैं क्रिसेंट साइन। वो इस तरह से होता है कि आप CT स्कैन देख रहे हो, उसके अंदर आपको ना एक एरिया ऐसे मिलेगा जो सारा वाइट नहीं होगा, उसके अंदर ना कहीं कहीं ऐसे ब्लैक डॉट भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि ये अंदर क्या पड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं, इस तरह का जो साइन होता है इसे हम कहते हैं एयर क्रेसेंट साइन है, ठीक है। ये हमें मिलते हैं फंगल बॉल में, ठीक है, यानी एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोमा में। और इसमें क्या होता है कि मोस्टली अपर लॉब को इन्वॉल्व करते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? TB के अंदर हो सकता है, कोई एब्सेस या कैविटी ऑलरेडी उसमें हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस है उसमें हो सकता है, पल्मोनरी इन्फार्क्ट्स हैं उसमें हो सकता है। वैसे तो ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन अगर ये हिमोप्टिसिस वगैरह करे तो ज़ाहिर है ये अच्छी बात नहीं है, डेंजरस है। हम चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाते हैं, हमें क्रिसेंट साइन मिल जाता है, और हमें इसमें ना पैसिटीज़ ऐसे मिलती है जैसे कोई ट्यूमर लाइक होती है। ट्रीटमेंट करना होता है ना, तो हम देखते हैं अगर तो सर्जरी के लिए पेशेंट फिट बैठ रहा है ना, तो हम सर्जरी करके वो जो चीज़ है ना, जो मतलब फंगल बॉल है, हम उसको निकाल देंगे। अगर वो पेशेंट अनफिट है सर्जरी के लिए ना, फिर हम एम्फोटेरिसिन B वगैरह दे देते हैं, एंटी फंगल है, ठीक हो जाएगा। लेकिन बार बार जो है वो इसमें नहीं देनी होती। एस्परजिलोमा के अंदर आप स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं देते, क्योंकि फंगल डिजीज़ पहले ही काफ़ी काम ख़राब कर देती हैं, और स्टेरॉइड्स जो है वो भी इम्यूनिटी को लो कर देते हैं। तो स्टेरॉइड्स हमने पहले दी थी ना एलर्जिक में इसलिए दी थी, वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा था, और वो भी हमने तब दी थी जब हमने एक्यूट, हमने ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट इट्राकोनाजोल है, ये सिर्फ हमने एक्यूट मतलब थोड़ी मैनेजमेंट करने के लिए या स्टार्ट में दी थी कि जो हाइपर सेंसिटिविटी हमारा जो रिएक्शन चल रहा है ना, उसको थोड़ी बहुत मेंटेनेंस हो जाए इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो थी हमारे पास दूसरी चीज़ है इन्वेजिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर्स के न्यूट्रोपिनिक होगा पेशेंट, हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसी हो सकती है, HIV का पेशेंट हो सकता है, COPD का पेशेंट हो सकता है, या काफ़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। क्लिनिकली जब हम देखते हैं तो हमारे पास वो सीवियर नेक्रोटाइजिंग नमूनिया हो सकता है। उसी तरह इसमें बुखार होगा, हिमोप्टिसिस होगा, थ्रोम्बोसिस होगा। ये इन्वेजिव है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करेगा। इन्वेजिव का मतलब होता है कि अब वो उस जगह पे नहीं रही, बल्कि वो और दूसरी साइड्स को और दूसरी एरियाज़ को भी इन्वॉल्व कर रही है। इसमें ना हम वोरिकोनाजोल जो है वो से देते हैं ट्रीट। और इसके साथ एक और चीज़ के इसमें अगर हमने प्रोफिलैक्सिस करना हो ना, तो हम पोसाकोनाजोल देते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़रा यहाँ पे वो थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ ट्रीटमेंट को, कि हमने ट्रीटमेंट कैसे किया। ABP ये था ना हमारे पास, हमने देखा कि अगर हमने उसमें थोड़ी सी हाइपर सेंसिटिविटी मैनेज करनी थी तो हमने उसमें स्टेरॉइड्स दिए, प्लस जो है ना वो हमने ये लो डोज दी, हमने प्रेडनिसोलोन दिया था हमने, और स्टेरॉइड्स में, ठीक है, लो डोज ही हमने दी थी 7.5 to 10 mg। अगर तो हमें मतलब ज़्यादा ही उसकी बहुत ज़्यादा एग्जासर्बेशन थी तो फिर हमने ज़रा उसको 40 to 60 mg कर दिया था। और इसके अलावा जो है वो हमने क्या दी थी, इसमें इट्राकोनाजोल दी थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है इन्वेजिव वाला, ठीक है, इन्वेजिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है, यानी IPA, उसके लिए हमने क्या दिया है, वोरिकोनाजोल दी है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास थी फंगल बॉल, ठीक है, एस्परजिलोमा, उसके लिए हमने क्या किया, उसकी सर्जिकल एक्सिजन कर दी है, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो है अगर एंटीफंगल देनी पड़ी तो वो हमने दे दी है, ठीक है। और वो कौन सी वाली दी है हमने, एम्फोटेरिसिन B दे दी है। तो ये सिंपल इसका जो है वो हल्का फुल्का सा ट्रीटमेंट है। And that's it for today.